ओके, वेलकम बैक गाइस टू अनदर वीडियो ट्यूटोरियल फ्रॉम नेगी जी बायो वाले। ठीक है, इस वाले लेक्चर में जो है हम ल्यूकोपोइसिस को जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे। हम इसकी जो स्टेजेस है, ठीक है ना, इसकी जो स्टेजेस है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और इसी को जो है मैंने बड़े सिंप्लीफाइड वे में जो है मैंने एक पूरा चार्ट बनवाया था इससे पहले, और वहाँ पे जो है मैंने हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से जो बनने वाली जितनी भी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हमारी बॉडी में, वहाँ मैंने वो बता चुका हूँ। वहाँ मैंने टोटीपोटेंट सेल क्या होते हैं, प्लूरीपोटेंट सेल क्या होते हैं, ये सब मैंने वहाँ डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर नहीं गए हो तो पहले वहाँ जाओ और वाली वीडियो देख के आओ, तभी वाली वीडियो जो है आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ठीक है ना, ल्यूकोपोइसिस है क्या? तो इतना तो क्लियर हो गया था हमें कि जो मल्टीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स हैं, इनमें जो है माइटोसिस हो रहा है, और माइटोसिस होने के बाद जो दो डॉटर सेल हमें मिल रही थी उनमें से तो जो एक डॉटर सेल थी वो क्या कर रही है, बन जा रही है स्टेम सेल। मतलब जो उनमें से जो दो में से एक सेल थी वो वापस से बन जाएगी स्टेम सेल। क्यों? क्योंकि भविष्य में अगर दोबारा से उसे कोई स्टिमुलस मिला तो वो क्या करेगा, वो स्टेम सेल फिर से दो में डिवाइड हो जाएगा। अगेन वही प्रोसेस सेम हो जाएगा कि एक डॉटर सेल जो है स्टेम सेल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब दूसरी वाली सेल के साथ क्या हुआ, दूसरी वाली सेल ने क्या किया, इसे जिस टाइप का सिग्नल मिलेगा, ये उस टाइप के पाथवे को फॉलो करेगा। तो वहां मैंने जो है पाथवे बताया हुआ अगेन, है ना, माइलॉइड, लिम्फोइड। तो वहां जाके देखो कि क्या हो रहा है और कैसे कौन सा पाथवे जो है फॉलो अप हो रहा है। अब बात करते हैं, हम आते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आ गए हम। तो अब जो ये वाली सेल थी, ये जो ब्लास्ट सेल थी हमारी, वो अंडरगो या कौन से पाथवे को चले जाएगी, ल्यूकोपोइसिस को चले जाएगी। क्यों जाएगी? ये तब जाएगी अगर बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल या पैथोजन जो है हमारी बॉडी में जो है एंटर हो जाता है ना। तो हम 6th या ऑलमोस्ट 7th क्लास से हम यही पढ़ते जा रहे हैं कि हमारी इम्यूनिटी जो है WBCs की वजह से है ना, वाइट ब्लड सेल्स की वजह से है। और वाइट ब्लड सेल को वाइट ब्लड सेल क्यों बोलते हैं ये मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। आगे तो ल्यूकोपोइसिस में होता क्या है कि 5 डिफरेंट टाइप्स की जो WBCs हैं उनका फॉर्मेशन हो रहा होता है। इनको भी जो है हमने कैटेगराइज किया है ना, कैटेगराइज किया है। तो इनमें से जो कुछ सेल्स हैं, अगर उनके पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है ना, छोटे ग्रैन्यूल्स जो हैं अगर प्रेजेंट हैं, तो इनको हम कह देंगे ग्रैन्युलोसाइट। क्या कह देंगे हम? ग्रैन्युलोसाइट। और वहीं अगर उसके पास ये ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं हैं तो सिंपली हम उसको कह देंगे ए ग्रैन्युलोसाइट, मतलब इसके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है। तब फर्दर हमने जो है देखा कि कुछ ऐसे सेल्स हैं जिनके पास ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं। अब वो ग्रैन्यूल्स किस किस के पास प्रेजेंट थे? इओसिनोफिल के पास प्रेजेंट थे, न्यूट्रोफिल के पास प्रेजेंट थे, और बेसोफिल के पास प्रेजेंट थे। और इन्हीं ग्रैन्यूल्स की वजह से उसके पास कुछ कलर आता है, वो अभी हम देखेंगे जब स्टेजेस पढ़ रहे होंगे। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वहीं जो दो अलग सेल्स हैं हमारे पास, जो ए ग्रैनुलोसाइट में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, इनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, है ना। तो जो तो मोनोसाइट है, ठीक है ना, वो क्या करती है कि पेरिफेरल ब्लड लाइन में आने से पहले, ये इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन कर लेना, कि जो मोनोसाइट है वो पेरिफेरल ब्लड लाइन में आने से पहले इसका जो मैचुरेशन, डिफरेंशिएशन और प्रोलिफरेशन वाला प्रोसेस चल रहा होता है, वो कहाँ चलेगा? बोन मैरो में चल रहा होगा। ठीक है, लेकिन जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन वाला पार्ट है वो बड़ा कॉम्प्लेक्स है। और ये कहाँ चलता है? ये चलता है RES में। कहाँ चलता है? RES। अगर पहली वाली क्लासेस मेरी पढ़ी होंगी सेल एंड सेल ऑर्गेनेल की, तो वहाँ बताया हुआ है। तो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जो है इनका मैचुरेशन होता है। किसका? लिम्फोसाइट का मैचुरेशन होता है। कहाँ? RES में। ठीक है, रेटिकुलो
एंडोथीलियल सिस्टम में, नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब आ जाते हैं हम ल्यूकोपोइसिस के सर्टेन स्टेजेस में, ठीक है ना। तो पहली जो हमारी स्टेज है इसकी वो है माइलोब्लास्ट, ठीक है ना। देखो ब्लास्ट सेल तो हमारा यही है, ठीक है ना, ब्लास्ट सेल तो यही है, और यही ब्लास्ट सेल क्या करेगा, अब माइलोब्लास्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा। अब ये जो माइलोब्लास्ट सेल हमारा, ठीक है ना, देखो इसमें ना कुछ सर्टेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बस वही ध्यान में रखने होते हैं, बाकी सब है ना, लोग जितना सारा पढ़ रहे हैं, बाकी तो जितना पढ़ो उतना कम है, बट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने यहाँ पे मार्क आउट करे हुए हैं, और यही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी, है ना। अब देखते हैं जो माइलोब्लास्ट है, पहले तो इनका जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है ना, एनसी जो रेशियो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले में मैंने एनसी रेशियो जहाँ पे भी आपको ये दिखेंगे, है ना, 2:2 में, ये सारे क्या हैं, न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म के रेशियो हैं। फिर मैंने जो है इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट लाइक साइज, न्यूक्लियस, न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्म बता दिया। तो साइज के लिए नंबर 1 है, न्यूक्लियस के लिए 2 है, न्यूक्लियाई के लिए 3 है, एंड साइटोप्लाज्म के लिए 4 है। अब जहाँ कहीं भी आपको 1 2 3 4 समझ आए तो समझ जाने कि 1 का मतलब जो है मैंने साइज बता रखा है, 2 में जो है न्यूक्लियस के बारे में बता रखा है, 3rd में न्यूक्लियाई के बारे में बताया, और 4th में साइटोप्लाज्म के बारे में बता रखा है। अब आगे बढ़ते हैं फटाफट, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो माइलोब्लास्ट में होता क्या है, माइलोब्लास्ट से भी थोड़ा ऊपर चल लेते हैं जरा, कि जो ब्लास्ट सेल है, ब्लास्ट सेल के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमें पता कैसे चला यार कि ये स्टेजेस हैं, तो हम क्या करते हैं, एक डाई होती है रोमेनोवस्की डाई, उसको हम यूज़ करते हैं इसको स्टेन करने के लिए, और वहाँ जो हम प्रॉपरली इनकी सेल्स की स्टेजेस को हम पढ़ते हैं। तो ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है क्या, कि रोमेनोवस्की डाई यूज़ करते हैं हम इनकी स्टेनिंग के लिए, और स्टेन करने के बाद हमें पता चलता है कि ये सेल की टाइप क्या हैं और ये किस टाइप के स्टेन्स को ले पा रही हैं, ठीक है ना। तो स्टेन वाले के लिए भी मैं दूसरी वीडियो बना दूंगा, होपफुली जल्दी बनेगी। माइलोब्लास्ट की बात कर लेते हैं, और उससे पहले मैंने ब्लास्ट सेल की बात करी थी। तो जो ब्लास्ट सेल होता है उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, बट उसका जो साइज़ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका जो साइज़ होता है वो होता है आपका 25 माइक्रोमीटर इन डायमीटर, ठीक है ना। 25 माइक्रोमीटर तक की जो उसकी चौड़ाई है वो होती है डायमीटर जो होता है, ठीक है ना। अब जो माइलोब्लास्ट सेल में क्या हो रहा है, पहले तो जो इसका न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो है वो होता है आपका 6:1। इसका मतलब क्या है कि इसमें न्यूक्लियस बड़ा होगा और जो साइटोप्लाज्म है वो स्कैंटी होगा, मतलब कम होगा, है ना। देखो हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही पता लगना चाहिए, हमें रटना नहीं है, समझना है ना। तो न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म के रेशियो से तो हमें यह पता चल गया है कि यहाँ पे न्यूक्लियस का साइज बड़ा है और साइटोप्लाज्म जो है कम है, मतलब शुरुआती स्टेज में न्यूक्लियस बड़ा होगा और साइटोप्लाज्म कम होगा, ठीक है ना। तो अब देख लेते हैं इसको, साइज क्या है इसका, 10 से 18 माइक्रोमीटर तक होगा, ओवल होता है, राउंड होता है, एंड न्यूक्लियस इज ऑक्यूपाइंग ऑलमोस्ट, है ना, मोस्ट ऑफ द सेल, मतलब पेरीफेरी तक पहुंचा हुआ है, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि न्यूक्लियस का रेशियो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू द साइटोप्लाज्म। दूसरे में हमारा जो पॉइंट है न्यूक्लियस, इसमें जो है जो न्यूक्लियस होगा इसके पास थिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगी, है ना, और इसमें जो है रेटिकुलर्स जो होंगे वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। अब रही बात इसके अंदर की न्यूक्लियाई की, है ना, हमें पता है, अगर सेल वाला मेरा लेक्चर पढ़ा है तो मैंने न्यूक्लियस में बताया है कि न्यूक्लियाई का क्या रोल होता है और कैसे कैसे काम करता है। नहीं देखा है तो वहां जाके देखो और तब आओ। स्टार्टिंग से समझाया ताकि सारी चीजें क्लियर हों और बेसिक से भी बेसिक चीजें समझ में आए, है ना। तो न्यूक्लियस में जो है 2 से 3 होते हैं, ओवॉइड होता है, पेल होते हैं एंड ब्लू होते हैं। अब मैं बता दूं कि ये ओवॉइड लिखा है, चलो ओवॉइड तो हम देख लेंगे, स्ट्रक्चर देख के पता चल जाता ना कि चलो यार ऐसा है तो ओवल हो गया, ऐसा है तो रेक्टेंगल हो गया। कलर कैसे पता चला कि पेल है या ब्लू है, तो कुछ भी नहीं, सिंपल हमने डाई यूज करी है स्टेनिंग के लिए। और कौन सी डाई यूज करी है, रोमेनोवस्की डाई, है ना। मैं यहां लिख देता हूं रोमेनोवस्की डाई, ठीक है ना। तो डाई है ना, घर में जो जवान दिखने के लिए जो है अपने बालों में रंग लगाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद बालों में, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, डाई। और डाई क्या कर रही है, उन बालों को स्टेन कर रही है, मतलब ब्लैक कलर दे रही है ना। तो डाई से ये मतलब समझेंगे हम, ठीक है। खैर आगे तो समझ आ गया ना ब्लू कलर कैसा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। साइटोप्लाज्म,
साइटोप्लाज्म जो है थिन होगा और बेसोफिलिक होगा। थिन से हमारा मतलब क्या है, पतला होगा। अरे भैया जहाँ हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो क्या है, 6:1 है। तो मतलब न्यूक्लियस बड़ा है और साइटोप्लाज्म कम है, और क्योंकि साइटोप्लाज्म कम है तो थिन मतलब पतला होगा, है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट स्टेज हमारी प्रोमाइलोब्लास्ट। इसमें जो न्यूक्लियस का और साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वह है 5:1। तो डायमीटर अगेन इट्स 10 to 20 माइक्रोमीटर, ओवल है, राउंड है ना। तो ये सब में जो है सेम है ऑलमोस्ट, बस ये जो हमारा ये डायमीटर वाला पोर्शन है ये चेंज होता रहता है ना। बाकी सब में राउंड ओवल और लास्ट में आते आते भी राउंड ओवल ही रहेगा, ठीक है ना। तो अब से हम फोकस करेंगे सिर्फ इसके डायमीटर पे। अब जो इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या होता है, ये हल्का सा ओवर्ड हो जाता है, ठीक है ना। ओवर्ड हो जाता है, जैसे यहाँ पे बताया मैंने, ओवर्ड हो जाता है, ठीक है। स्लाइट क्लम्पिंग मतलब क्लम्पिंग होना धीरे धीरे शुरू हो जाती है, ठीक है ना, ताकि लास्ट में अपने आप को शेप देगा वो कैसे, आगे देखते हैं, ठीक है ना। लाइट पर्पल क्रोमेटिन, और ये कैसे आया मैंने बता दिया था, स्टेनिंग के थ्रू। इसमें जो है दो या दो से ज़्यादा जो है न्यूक्लियर प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन कम होते हैं एज कम्पेयर टू द ब्लास्ट सेल। वहाँ तो 5 भी हो सकते थे, 6 भी हो सकते थे, पर यहाँ पे जो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ये जो है लाइट पर्पल कलर का होता है, इसके पास जो है कुछ फ्यू डार्क ब्लू ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, और ये क्या करेंगे, न्यूक्लियस को ओवरलैप कर रहे होंगे, ठीक है ना। सपोज ये हमारा सेल है और ये हमारा न्यूक्लियस है, तो ये जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं ये इसको ओवरलैप कर रहा होगा, है ना। मैं बता नहीं सकता इसमें 3D में, बट है ना, बट ठीक है कि वो ओवरलैप कर रहा है, मतलब उसको ओवरलैप कर जाते हैं ये सारे के सारे ग्रैन्यूल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेज आ जाती है हमारी माइलोसाइट। अब यहाँ पे जो है कुछ बात बराबरी की होने वाली है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस का रेशियो इसमें आ जाता है 2 एंड साइटोप्लाज्म का जो रेशियो है वो है 1, मतलब 2:1 के रेशियो में जो है ये माइलोसाइट आएगा। तो अगेन इसका डायमीटर 12 से 18 माइक्रोमीटर, वही है, ओवल राउंड होता है ये, ठीक है ना। इसमें जो है न्यूक्लियस में क्लम्पिंग होना ज़्यादा हो जाएगी, क्लम्पिंग जो है, ठीक है ना। तो क्लम्पिंग हो क्यों रही है कि जो क्रोमेटिन है वो और डेंस होता रहता है, और डेंस, और जितने ज़्यादा पास आएगा तो और कंडेंस होता जाएगा, उसी को हम क्लम्पिंग यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है ना। न्यूक्लियर डिस्टिंक्ट रहेगा। अगेन ये वाला स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो साइटोप्लाज्म है वो ब्लूइश पिंक होता है विथ अनडिफरेंशिएटेड ग्रैन्यूल्स ऑफ, वो ग्रैन्यूल्स कौन कौन से हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड ग्रैन्यूल कौन कौन से हैं, इओसिनोफिलिक, बेसोफिलिक एंड न्यूट्रोफिलिक। तो जो इओसिनोफिलिक होगा वो ऑरेंज रेड का दिखेगा, बेसोफिलिक होगा ब्लू ब्लैक दिखेगा, और न्यूट्रोफिल होगा जो लाइलैक कलर का दिखेगा। और ये सिर्फ किसके कारण से है, ये ग्रैन्यूल क्यों स्टेन ले रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ डाई, जिसके कारण से इसमें स्टेनिंग हो रही है। नेक्स्ट है हमारा मेटामाइलोसाइट। मेटामाइलोसाइट में क्या होता है हमारा कि जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो है, तो इससे पहले वाली स्टेज में आपको ये समझ आ गया होगा ना कि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पोर्शन तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, माइलोसाइट वाला पोर्शन तो इंपॉर्टेंट है, और न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म का रेशियो तो है ही इंपॉर्टेंट। अगर न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म रेशियो इंपॉर्टेंट मतलब ये याद है तो आप इजीली इनको जो है आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो हर स्टेजेस को, ठीक है ना। अब मेटामाइलोसाइट की बात कर लेते हैं। मेटामाइलोसाइट में जो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशियो आता है वो आता है 1:5। शुरुआती दौर से बड़ा उल्टा है, मतलब यहाँ पे जो न्यूक्लियस है वो छोटा हो गया है और साइटोप्लाज्म बढ़ गया है। अब देखते हैं इसमें क्या है, 10 से 18 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। अब ये वाला जो सेल होता है मेटामाइलोसाइट, इसको हम जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं माइलोसाइट वाली स्टेज से। देखो मैंने बताया था ना, जो माइलोसाइट वाली स्टेज है, माइलोसाइट वाली जो स्टेज है, यहाँ से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब न्यूक्लियस जो है छोटा हो गया और साइटोप्लाज्म जो है बढ़ गया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो न्यूक्लियस जो है किडनी शेप का होने लग जाता है और इंडिपेंडेंटली अपना काम करने लगता है। न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है डार्क होते हैं, कोर्स होते हैं, एंड अगेन इट्स पर्पलिश बिकॉज ऑफ दी डाई। और जो साइटोप्लाज्म है अबंडेंट है, रेशियो देखो 1:5, तो साइटोप्लाज्म का रेशियो कितना है 5, मतलब ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो अबंडेंट होगा एंड विद न्यूमरस ग्रैन्यूल्स, बहुत सारे ग्रैन्यूल्स होंगे जिस कारण से उसके पास जो है उसकी वो स्टेनिंग आती है, ठीक है ना। अब आता है लास्ट में हमारा बैंड सेल। बैंड सेल में जो रेशियो आ जाता है इसका अगेन इट्स 1:2, है ना, क्योंकि हमें जो है हर चीज़ को एक बराबर के रेशियो में रखना है। बराबर इन द सेंस लाइक कि साइटोप्लाज्म थोड़ा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द न्यूक्लियस के साइज से, तो मतलब न्यूक्लियस थोड़ा छोटा होगा और साइटोप्लाज्म थोड़ा ज़्यादा होगा। तो बैंड सेल में क्या होगा, ये 10 से 16 माइक्रोमीटर की अपनी फिक्स उसमें आ जाता है एक साइज में।
अब जो इसका न्यूक्लियस होता है वो हॉर्स शू शेप्ड बना देता है, ठीक है ना। आपने बहुत सारे डायग्राम देखे भी होंगे WBCs के, ये कुछ कुछ ऐसे है ना, तो ऐसे हॉर्स शू शेप्ड है ना, तो जो है घोड़े की नाल जो होती है उसकी तरह ये दिखने लगता है, हॉर्स शू शेप्ड। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्माइली सा लग रहा है, अब ठीक है। ये हॉर्स शू शेप्ड की तरह ये दिखने लगता है। न्यूक्लियाई एब्सेंट हो जाते हैं, न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है ये अगेन पर्पल कलर के रहते हैं ये, ठीक है ना, और कोर्स होने लगते हैं, कोर्स, ठीक है ना। एंड अगेन जो साइटोप्लाज्म है इट्स प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट, 1:2 का रेशियो है क्योंकि, ठीक है ना। और जो यहाँ पे फाइन जितने भी ग्रैन्युलिक वो थे, ठीक है, लाइक ईओसिनोफिलिक हो गया, बेसोफिलिक हो गया, और है ना हमारा न्यूट्रोफिलिक हो गया, इनके जो है छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट हो गया, और धीरे धीरे जो है आगे डिफ्रेंशिएट होगा, ठीक है ना। तो इस वीडियो को जो है मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे हम कि बैंड सेल से जो है डिफरेंट टाइप ऑफ ये ईओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल्स है ना, बेसोफिल्स, और जो अदर लाइनिंग में जो है ना मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है, उनका डिफ्रेंशिएशन कैसे कैसे हुआ, और कितनी कितनी इनकी लाइफ स्पैन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है गाइस। तो टिल देन मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक केयर।